ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 10 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है क्या, अभी दो विधेयक पारित हुआ। एक तो नकल को रोकने के लिए और एक समान नागरिक संहिता यूसीसी, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहले नकल रोकने के लिए जो विधेयक पारित हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा विधेयक है और कहाँ पे पारित हुआ, ये विधेयक क्या है, उसके बाद किस तरीके से नकल को रोका जाएगा, इन सभी आयाम पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कानून से। हाल ही में परीक्षा में नकल रोकने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया? कौन सा विधेयक पारित किया गया? उस विधेयक का नाम है सार्वजनिक परीक्षा विधेयक। देखो, अभी ये कहाँ पे पारित हुआ? ये लोकसभा में पारित हुआ। अभी ये कानून नहीं बना है। कानून कब बनेगा? लोकसभा में पारित हो गया है, इसके बाद ये राज्यसभा में पारित होगा। राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक है ये क्या है। तो देखो, एग्जाम में जो अनुचित साधनों का प्रयोग करके नकल करते हैं या नकल करवाते हैं, क्या कौन सा साधन अनुचित, जो उचित नहीं है, ऐसे साधनों का प्रयोग करके करते हैं तो उनको रोका जाएगा। कैसे रोका जाएगा? तो नकल करवाने में जो भी शामिल होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, इनके लिए एक गैर जमानती श्रेणी में, इनको अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। अगर आप नकल करवाते पकड़े जाओगे तो आपको गैर जमानती श्रेणी में, मतलब आपका जमानत भी नहीं होगा। उसके बाद पकड़े जाने पे 5 से 10 साल का सजा भी है प्रावधान कर दिया गया। उसके साथ साथ 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया गया है। समझ गए? अब बात करते हैं कि इस विधेयक को लाया क्यों गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लाया गया नकल रोकने के लिए। दूसरा, जो मेधावी छात्र है उन्हीं को मौका मिल पाए। उसके बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के बावजूद ही आपका शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में जीसीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कैंसर कहां पे दर्ज हुआ, सर्वाधिक कैंसर से कहां पे ज्यादा मृत्यु हुई और कौन से कैंसर के प्रकार से ज्यादा मृत्यु हुई, इन सभी पे आयाम पर। जीसीबी का मतलब होता है ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि पूरे विश्व में जो मृत्यु होती है ना, वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कैंसर से मृत्यु होती है। और किस प्रकार के कैंसर से? वो भी फेफड़ों के कैंसर से। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कैंसर होता कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा तो चीन में, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और तीसरे नंबर पे इंडिया। अब बात करते हैं कि कैंसर में सर्वाधिक कैंसर कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो फेफड़ों का कैंसर होता है। दूसरे नंबर पे महिला स्तन कैंसर होता है। अभी मैंने आपको एक सर्वाइकल कैंसर भी बताया था जो महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा में होता है। उसके बाद अगर बात करें कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है, मतलब कैंसर होता क्यों है, तो कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, उसके बाद मोटापा। मोटापा को भी आप यूटिलाइज करिए, मेंटेन करिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। देखते हैं कहां पे नियुक्ति हुई और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में एडीबी इंडिया का डायरेक्टर कौन नियुक्त किया गया और एडीबी इंडिया क्या है, एडीबी क्या है? देखो, एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये क्या है कि एशियन क्षेत्र के विकास के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन अभी तो इसमें एशिया से अधिक बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए हैं। इसका जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में है। इसमें टोटल 68 इस टाइम कंट्री हैं, जिसमें से 49 एशिया के हैं, बाकी अदर रीजन के हैं। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए। तो अभी हाल ही में एशियन जो इंडिया है, एडीबी इंडिया है, उसके जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए वो मियो ओका है। अगर एडीबी के अध्यक्ष की बात करें, एडीबी अलग है, एडीबी इंडिया अलग है, तो वो लेकिन आपस में कनेक्ट करते हैं। एडीबी अध्यक्ष की बात करें आसाकावा, उपाध्यक्ष कौन है? वो अशोक लवासा है। अगर बात करें एडीबी की स्थापना कब किया गया था, तो 1966 में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एंड परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा योजना परियोजना लागू किया गया, उस योजना परियोजना संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? देखो, विद्यांजलि छात्रवृत्ति यहाँ मतलब स्कॉलरशिप से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है किसने शुरुआत किया होगा? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये विद्यांजलि छात्रवृत्ति क्या है? तो क्या है? तो छात्रवृत्ति दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? तो जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, और उसके साथ साथ जो मेधावी छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का एक अभियान था, समग्र शिक्षा अभियान, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता एवं सामाजिक न्याय लाया जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जिनके पास केवल पैसे की कमी की वजह से वो हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं करा पाते, तो उनके लिए स्कॉलरशिप किया जाएगा। तो कौन से छात्र? जो उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता के लिए मेधावी छात्रों का चयन करना। प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों को इस विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के
अंतर्गत उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी योजना परियोजना से है। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? बाउंस ऑफ जॉय का मतलब जॉय माने आनंद होता है, आनंद को और बढ़ाने के लिए, आनंद को और बढ़ाने के लिए किसने शुरुआत किया इस कार्यक्रम की? राजस्थान ने। राजस्थान। इस कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ? इस कार्यक्रम का मतलब है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको शिक्षा के साथ उनको आनंद में कैसे वृद्धि किया जाए, मतलब उनके आनंद को कैसे बढ़ाया जाए। तो देखो, जो स्कूल में पीटी टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? वो शारीरिक क्रिया से संबंधित खेलकूद उन्हीं का होता है ना। तो इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो पीटी टीचर हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि बच्चों को के अंदर आनंद भी कैसे बढ़ाया जाए, तो वो उसका भी वहां पे ट्रेनिंग कराएंगे। अगर बात करें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? सोहन लाल। राज्यपाल कौन है? श्री कलराज। नेक्स्ट टॉपिक भी योजना परियोजना से है। हाल ही में वायुश्री योजना 2024 कहां पे प्रारंभ किया गया? वायुश्री योजना 2024 क्या है? देखो, वायुश्री योजना कहां पे प्रारंभ किया गया? महाराष्ट्र में। यह क्या है? तो वायुश्री योजना के अंतर्गत जो वृद्ध हैं उनको सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। तो किस तरीके से? देखो, सामाजिक आर्थिक का मतलब क्या होता है? आजकल के जो कुछ पुत्र हैं जो वृद्ध होने के बाद उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं हो पाता। वो थोड़ा ये कह सकते हो कि पैसे की कमी की वजह से। तो ये जो वायुश्री योजना है, इसके अंतर्गत पैसा मतलब आर्थिक सहायता दिया जाएगा। जो 65 साल से 79 वर्ष के लोग हैं उनको 3,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। अगर जो 80 वर्ष से अधिक हैं उनको 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हमने कानून और अधिनियम से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। यूसीसी पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? यूसीसी है क्या? क्या इसको संविधान में पहली बार लागू किया गया या संविधान में इसके पहले था? किसके द्वारा किया गया? क्या कुछ अपवाद भी है? किस कमेटी के द्वारा? और कहां कहां पे यूसीसी लागू किया गया, इनके बारे में देखते हैं। देखो, जो यूसीसी पारित करने वाला पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। देखो, अभी तक पूरे भारत में 2 राज्य में है, एक तो गोवा, एक तो उत्तराखंड में। तो देखो, यूसीसी को सदन में पारित करने वाला उत्तराखंड। गोवा में इसके पहले यूसीसी लागू था, लेकिन लागू कोई संविधान के द्वारा लागू नहीं किया गया। वहां पे जब पुर्तगाली लोग राज्य करते थे गोवा में, तो उनके द्वारा ही पहले से ही लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं यूसीसी क्या होता है। देखो, जिस तरीके से संविधान में कोई आप आपराधिक मामले क्राइम करते हैं ना, उसके लिए धारा है सीआरपीसी, आईपीसी। अब वो कोई सा भी धर्म का हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सी भी धर्म के लोग हो, किसी प्रकार का अगर आप अपराध करते हो तो आपको बराबर का सजा मिलता है ना। कोई सा भी अपराध करो, तो उसी के तर्ज पे यूसीसी लागू किया गया। सीआरपीसी, आईपीसी, यूसीसी, ये सभी संविधान में दर्ज था। बट ये ही हुआ कि यूसीसी का जो पार्ट कर दिया गया वो नीति निषेधक तत्वों में कर दिया गया। मतलब इसको राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य इसको लागू करे या ना करे। तो यूसीसी इसलिए अभी बहुत सारे पूरे भारत में केवल 2 ही जगह लागू हो पाए। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने लागू किया। तो यूसीसी है क्या? तो यूसीसी में यहाँ पे जैसे कोई क्राइम करने पे आपको सजा का प्रावधान बराबर था, यहाँ पे भी विवाह, तलाक, गोद लेना, मतलब आपकी नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, नागरिक से संबंधित जितने भी हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित, तलाक, गोद लेना, विरासत, ये जितने भी चीज हैं, इन सबका भी प्रावधान एक कर दिया गया। मतलब जो भी होगा एक जैसा होगा, समझ के। अगर बात करें किसके द्वारा किया गया, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा 6 फरवरी को इसको विधानसभा में 7 फरवरी को पारित किया गया। अभी तक कानून नहीं बना है। कानून कब बनेगा? जब राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाएगा। अगर बात करें क्या इसमें कोई अपवाद है, तो जी हाँ, इसमें एक चीज अपवाद भी है। यहाँ पे जो समान नागरिक संहिता में कहा गया, देखो, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जो मौलवी है मुस्लिम में या जो हिंदू में पंडित हैं, इनका स्थान को रिप्लेस कर देना। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पुरानी परंपराओं के अनुसार चलते रहिए, या पंडित के या जो मौलवी है उनके अनुसार करिए अपना शादी या विवाह या गोद, जो भी परंपरा है। बट इसमें जो खामियां हैं, जैसे बहु विवाह, बाल विवाह, उसके बाद हलाल निकाह, ऐसे मतलब मुस्लिम में भी बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ समस्या होती है, बराबर का जिम्मेदारी, बराबर का न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए इसको शुरुआत किया गया। बट यहाँ पे एक चीज कंपलसरी कर दिया गया है इस कानून में कि विवाह या गोद लेना या विरासत से संबंधित आपको में मेल और फीमेल दोनों का होना अनिवार्य है। तो ये अपवाद किसके लिए है? एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर जो समुदाय हैं उनके लिए अपवाद है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेस्बियन महिला महिला से प्रेम करती है, गे पुरुष पुरुष से प्रेम करते हैं, बाइसेक्सुअल में अलग है, ट्रांसजेंडर भी अलग है। तो इनका यहाँ इनमें वाले कानून में क्या है कि मेल और फीमेल दोनों होना जरूरी है। इनमें तो एक ही में काम चल जाता है। इसकी वजह से ये अपवाद है, इनको इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
समझ गए, क्योंकि ये तो पहले से ऐसा नेचुरल इनका हार्मोन्स है, ये कह सकते हो आप। इसके द्वारा मतलब मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि बाल विवाह, बहु विवाह इस सबको रोकना और सामाजिक और आर्थिक न्याय दे पाना। अगर बात करें कौन सी कमेटी गठित किए गए थे इसको लागू करने के लिए, तो 5 सदस्यीय कमेटी जिसके अध्यक्ष पूर्व जस्टिस रंजना देसाई जी थी। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर केवल एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करना चाहते हो तो मैंने कल ही वीडियो अपलोड कर दिया है, और आप विश्वास करो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।